बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये अचानक क्या हुआ है कि जो ज़बानें मरीम नवाज़ की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकती थी, अब उनके ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू हो गई हैं, व्लॉग्स भी हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, ये हुआ क्या है? देखें, दो खबरें। ख़बर नंबर एक तो ये है कि इसके ताने बाने, वैसे तो ऐवान इक़्तिदार जो है वो साजिशों से भरपूर होता है, उसमें हर वक्त बहुत सारी साजिशें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इक़्तिदार के ख़्वाहां होते हैं, और मरीम नवाज़ के भी बड़े दुश्मन हैं, दुश्मनों की कमी नहीं है। तो मरीम नवाज़ की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ, और जब मैं ताकतवर तरीन कह रहा हूँ तो ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ सर्द जंग। सही। एक तो है उसकी वजह ये, और मैं सिविलियन शख्सियत की बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद कि जो सबसे ताकतवर सिविलियन शख्सियत है वो कौन है। सही। कौन है बताएं? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी चल रही है सर्द जंग। एक होती है, देखें, खुलेआम लड़ाई जिसमें आप दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भरपूर डिक्लेयर्ड हमले कर रहे होते हैं। पर एक लड़ाई होती है जो प्रॉक्सी जंग होती है, जिसमें आप खुद सामने नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त खुद हमले नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमले कर रहे होते हैं। सही। और ये जो सर्द जंग है, अब इसमें फ़ातेह कौन होता है? मरीम नवाज़ होती हैं, मोहसिन नकवी होते हैं। मैं आपको ज़रा बता दूंगा कुछ चीदा वजूहात जो नून लीग के सर्कल से कशीद की हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब के करीबी जो लोग हैं कि ये आखिर चल क्या रहा है और इनके दरमियान क्या टसल हो सकती है। भाई, मोहसिन नकवी जो है वो इस सारे निज़ाम के करता धरता है, उसको ज़ाहिर है कि उनके बड़े एहसानात हैं नून लीग पर। नून लीग को तो उनके पाँव धो के पीने चाहिए। उनका जो इक़्तिदार है वो मोहसिन नकवी की काविशों के मरहून मिन्नत है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं उनके लिए। तो उनके दरमियान ये जेलसी फैक्टर और ये सब कुछ कहाँ से आ गया। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उस वजह पे जो वजह अब खबर गर्दिश कर रही है कि वो वजह अब ख़त्म हो गई है। अचानक से खबरें आने लग गई ना। कुछ तज़किरा हमने किया था कुछ वीडियोज़ में, इशारों के नायों में बात की जाए ठंडे पहाड़ वाले किस्से, ठंडे पहाड़ वाले किस्सों की ना, तो इशारों के नायों में देखिए अचानक से कोइंसाइड की 4-5 चीज़ें जिसने सारा सियासी मंजरनामा उसके ऊपर एक नया भूचाल जो है वो क्रिएट किया। 500 अरब की चीनी की करप्शन, 1700 अरब की गंदम स्कैंडल, 2000 अरब की 3-3.5 साल की करप्शन की फ़ाइलें बन रही हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो होने वाले किक बैक्स एंड कमीशंस हैं उसकी फ़ाइलें बन रही हैं, और 500 अरब की रिकवरियाँ होनी हैं। ये खबरें आना शुरू हुई। फिर 2050 अरब की पेट्रोलियम सेक्टर में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। ये सारा कुछ चल रहा था, और फिर अचानक से फैसल वाडा जो है वो जलवा अफरोज़ होते हैं, जो गायब थे अपने इस मिजाज, जिस मिजाज पे वो अक्सर आपको नजर आते हैं कुछ अरसे के बाद। और जब कुछ अहम होने वाला होता है और नहीं हो रहा होता तो वो आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं। तो उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि जो कंटिन्यूटी की राह में, तसलसल के राह में आएगा, रगड़ दिया जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और फिर वो इमरान खान जिनके साथ तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें ही नहीं हो पा रही थी, किसी की 3 महीने से नहीं हो रही थी, किसी की 4 महीने से नहीं हो रही थी, किसी की हो ही नहीं रही थी, किसी की 2, अचानक से अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाता है, तो कुछ माहौल बन गया। अब इस माहौल के बैक एंड के ऊपर स्टोरी हुआ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो स्टोरी ये थी कि मुहर्रम के बाद मुबैना तौर पे ठंडे पहाड़ पे, ये जो गलियात वाला एरिया, यहाँ पर मियाँ साहब और उनकी फैमिली की बहुत सारी रिहाइश गाहें हैं, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई। वहाँ पे 5 लोग थे। वहाँ पर मियाँ साहब ने मुबैना तौर पे, और पार्टी में फिर ये बात चली भी कि उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो आती तो सियासतदानों के परव्यू में है या उनके दायरा कार में, लेकिन उनका इख्तियार महज डाक खाने का होता है। सही। कि वो पोस्ट ऑफिस के तौर पे फलां अनाउंसमेंट्स कर देंगे। उसमें ये कहना कि यार फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए थी और फ़लाँ नहीं, और फ़लाँ चीज़ फ़लाँ कर ले तो फ़लाँ चीज़ फ़लाँ कर ले, यहाँ पर इख्तियार बड़े महदूद हो जाते हैं। तो वहाँ पर मियाँ साहब ने मुबैना तौर पे कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी कुछ मामलात पे जो कंटिन्यूटी की राह में रुकावट बनते हुए लग रहा था पॉसिबली कि ये हो रहा है। फिर ये सारा माहौल बना। अब दावा इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये है कि सरेंडर कर दिया कि अभी जो फिर उसके बाद ऑनवर्ड जो ठंडे पहाड़ पे मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में कुछ मामलात, चीज़ें जो हैं वो हंसी खुशी रहने वाले हो चुके हैं। लिहाजा अब वो जो तनकीद का एक पहलू था वो तनकीद का पहलू रुक जाएगा। अज़ान हम पहले भी अभी हुई थी, सुने, हम रोक दी थी वीडियो, तो हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा ये अज़ान हो रही है, इसको स्टिल कर लें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा, एक तो इसका पहलू ज़ाहिर है कि ये है कि जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके हवाले से अब दावा ये चल रहा है कि जो ये हलचल है ऐवान इक़्तिदार में, ये हलचल अब थोड़ा सा थम जाएगी। सही। और कुछ चीज़ें हैं, कोई मामलात हैं वो होने हैं, उनके बारे में अगर कोई ऐलान होना है वो ऐलान हो जाएगा, कोई चीज़ होनी है तो वो बहुत सारे मामलात हैं, किसी एक मामले से रिलेटेड नहीं है। सही। फिर 27वें आईनी तरमीम के हवाले से भी अब कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बॉटल नेक्स बताई जा रही थी वो थोड़ा सा हो गई ख़त्म। अब आप आ जाएं दूसरे पहलू के ऊपर, जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। अब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, केयर टेकर, और बड़ा प्रोलॉन्ग्ड उनका पीरियड था। सही। उस दौरान बहुत सारे उन्होंने मंसूबे भी किए थे, आगाज़ किया था, इनिशिएट किया था, और फिर इलेक्शन अचानक से हो जाता है, और उस इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपकमिंग सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं हो सकता, पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा उनको सूबे में नहीं कंटिन्यू करवाया जाता, वो आ जाते हैं मरकज़ में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर भी बन जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी बन जाते हैं नून लीग को पहले दिन से। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नून लीग को बहुत सख्त इश्यूज़ हैं मोहसिन नकवी साहब के पीसीबी चेयरमैन और उसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर होने पे। और ये बात नून लीग में ज़बान ज़द-ए-आम है कि इसके ऊपर इज़हार तासुफ़ भी कि देखें ना जनाब, सारी तनकीद हमने लेनी है, सियासी कैरियर हमारे तबाह हुए हैं, सियासत हमारी डूब गई है, नाम हमारा गंदा हो रहा है, ना हमारे पास ख़जाना है, ना हमारे पास खारजा है, ना हमारे पास दिफा है, ना हमारे पास मादनियात हैं, ना हमारे पास वो ऑफ शोर वाले मामलात हैं, SIFC, सरमायाकारी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारे पल्ले है क्या? हमने क्या जाके सिर्फ पुलों के फीते काटने हैं? तो कुछ मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी के हवाले से ज़ाहिर है कि शुरू से चल रहे थे। फिर इस सर्द जंग में एक अहम मोड़ आया, नई कहानी पर आने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ना हो सकता है कि एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो टकराव का, तसादुम का, सही, वन पेज के फटने का। वो जो एक किताब है, एक लाइब्रेरी है, एक छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस है, एक सफ़ा है, उस सफ़े के फटने का अगर आगाज़ होगा ना, तो वो, क्योंकि PTI की लड़ाई तो उस नहज पर चली गई है जहाँ पर मामलात उनके साथ पैचअप में नहीं जाते, लेकिन इनकी लड़ाई अगर होगी ना तो उसकी बुनियाद यही बनेगी। आपको याद होगा कि एक मोहसिन नकवी साहब ने ज़ाहिर है कि क्रिकेट स्टेडियम और उसके मामलात भी फिर किए, फिर पंजाब हुकूमत में कोई और आ चुका था, उस स्टेडियम की छत से जो है वो पानी टपकने लगा, बरसने लगा, और उसकी वीडियोज़ भी वायरल हो गई, और वो एक लड़ाई का शाखसाना था। अचानक से क्या हुआ कि मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन हैं, और राना सनाउल्लाह जो नून लीग के इंटीरियर मिनिस्टर के टॉप कंटेंडर और कैंडिडेट थे, उनका क्रिकेट के ऊपर बयान शुरू हो जाते हैं, उनके स्टेडियम्स की तामीरात में नाकिस मटेरियल पे बयान आने शुरू हो जाते हैं, और क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर ना सिर्फ राना सनाउल्लाह बल्कि मरियम नवाज के बयानिए की ओपनिंग बैट्समैन अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, वो बैठकर हंसी ठट्ठा कर रही होती हैं कि ये क्रिकेट की परफॉर्मेंस, और ज़ाहिर है कि वो तनकीद सारी जा रही है मोहसिन नकवी के ऊपर। और फिर अचानक से इन तमाम बातों पर नाराज़ होकर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सफ़ा, यानी कि जो आपका पर्दे स्क्रीन है उससे गायब हो जाते हैं। कुछ खबरें आती हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, और फिर कुछ खबरें आती हैं कि नहीं वो बीमार हैं। अच्छा। और वो बीमार होकर खलीजी ममालिक में किसी मुल्क में जाकर वहाँ पर रहने लग गए हैं, और हो सकता है कि वो वापस ना आए। और नून लीग के सर्कल्स में ये बातें चलने लग जाती हैं कि सिंस मोहसिन नकवी इज़ गोइंग, उनको दरवाज़ा दिखा दिया गया है, तो अब यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन फिर एक बड़ी दबंग वापसी होती है मोहसिन नकवी की जी। दरमियान में मोहसिन नकवी बैठे होते हैं, दाएं हाथ के ऊपर उनके नवाज शरीफ होते हैं, बाएं हाथ पे फासले से मरीम नवाज साहिबा बैठी होती हैं, और वो एक लंबी तस्वीर जो है ना वो पैनोरामिक व्यू के साथ वो मीडिया को जारी की जाती है। लेकिन मोहसिन नकवी की वापसी होती है अपेरेंटली अपनी शराइत पे। वो अपने ख़िलाफ़ बयानात देने वाले राना सनाउल्लाह के एरिया में उनके राइवल तलाल चौधरी को लेकर आते हैं एज़ इस जूनियर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। तलाल चौधरी साहब के बारे में आजकल बड़ा बातें हैं कि वो इस हद तक जेलन हो गए हैं नून लीग की बजाय मोहसिन नकवी से कि वो छुट्टी लेके जाते हैं उनसे जहाँ भी जाना। बड़ा वो उनके मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी के साथ यस है। और फिर वो खटक साहब के लिए भी कुछ वो करते हैं। फिर ये जो सारा मामला हुआ इसमें मैंने
پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا کہ وہ جو سرد جنگ تھی جس کا خاتمہ تصفیہ کرا دیا تھا، میاں محمد نواز شریف بیٹھے تھے، محسن نقوی، مریم نواز صاحبہ، اس کے بعد تو راوی نے چین لکھنا شروع کر دیا تھا، راوی کے کناروں سے پانی کیوں باہر آنا شروع ہو گیا، راوی میں ہلچل کیوں نظر آ رہی ہے دوبارہ سے، یہ کیا ہوا کہ جو مریم نواز کا دورہ جاپان ہے اس کے اوپر سب سے بڑی بریکنگ نیوز اور سب سے زیادہ کور ٹائم دینے والا 24 چینل 42 سٹی 42 سٹی 42 کے اوپر گردان شروع ہو جاتی ہے، اتنے کروڑ جاری ہوا ہے۔ وہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے، یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ 10 کروڑ بتایا، 16 کروڑ بتایا انہوں نے، بتایا 16 کروڑ، اتنے کروڑ، اتنے لوگ ہیں، اس کا بچہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی کی فرینڈ، سہیلیاں، فلانا، یہ ڈیلیگیشن گیا ہے، اس سارے کی کوریج، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک کے بعد ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مریم نواز جو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے بہت قریبی تصور ہونے والے لوگ جنہوں نے امریکہ کے دورے میں یا برسلز کے دورے میں بڑا اہم کردار بھی ادا کیا تھا، وہ بھی اپنے توپوں کا رخ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پہ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی یہ اطلاع ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کی شکایت بھی لگائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ عظمہ بخاری تو اس ایکسٹینٹ پہ گئی جہاں پر انہوں نے سٹی 42 کا جو کلپ ہے اس کلپ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے جو کوٹ ان کوٹ میں لکھا وہ بھی آپ جا کر پڑھ لیں۔ تو یہ سرد جنگ جو پراکسیز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، اس کی پھر میں نے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ان کے درمیان ظاہر ہے کہ معاملہ ہوا، پرخاش ہوئی، تو وہ بہت سارے معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں، وہ محسن نقوی کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جتنی فیلڈنگ محسن نقوی صاحب نے سیٹ کی تھی پنجاب میں، اس فیلڈنگ کا آرڈر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور محسن نقوی صاحب نے اپنے عرصے کے دوران جن لوگوں کو ڈسٹرکٹس میں مختلف اضلاع میں ڈی پی او، آر پی او، ڈی سی، یہ ساری چیزیں دی تھیں، تو ان کو بڑا اجلت میں اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک محسن نقوی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، ان کو ایک بڑی اہم جگہ کے اوپر چھوڑ کر آئے تھے، ان کو دربدر کر دیا گیا، اور پھر ان کو یہاں پر مرکز میں اپنے محکمے میں اپنے انڈر جو ہے وہ لایا گیا۔ تو ان کے درمیان یہ ٹسل جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے۔ اس میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو بزنس ماڈل ہے نا، وہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب مرکز کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، تو ان کا بزنس ماڈل میں 24 چینل کہیں بہت پیچھے ہے۔ ان کا اصل سچا پیار جو ہے وہ سٹی 42 ہے، لاہور ہے، پنجاب ہے، اور اس کے معاملات ہیں، اور اس کے لیے جنگ بہت اہم ہے، اور جنگ میں انہوں نے بڑا کام کروایا ہے، اور جنگ میں ان کے چاہنے والے بھی اور ان سے نفرت کرنے والے بھی ایک بات مانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر تھوڑا بہت ترقیاتی کاموں کے اوپر جو ہے وہ بڑا فوکس اپنے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوتے ہوئے کیا۔ لیکن یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، وہ اگر جلد یا بدیر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، یہ والے معاملات آتے ہیں، تو ہمارے ہاں بیوروکریسی اور یہ سب کچھ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ سیکٹریز تبدیل ہوئے ہیں، کچھ اور لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی کدورتیں اور رنجشیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اس نہج پر پہنچی کہ اب بہت سارے لوگ اوپنلی نون لیگ کے سرکلز میں یہ باتیں کرتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں کہ پہلے سعد رفیق صاحب کے اوپر نظر انتخاب تھی سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، لیکن اعجاز چودھری صاحب کی جو نااہلی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کہ رانا ثناء اللہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، یہ بھی اسی سرد جنگ کا، اس ٹگ آف وار کا، اس رسہ کشی کا نتیجہ ہے کہ جس میں پھر کچھ قصے ایسے ہیں جو سیالکوٹ کے اراؤنڈ بھی دیگر معاملات کے اوپر بھی کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سرد جنگ ہے، اور یہ کب ایک ہاٹ وار میں، ایک فیس ٹو فیس وار میں کنورٹ ہو جائے۔ لیکن بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اگر اپنا کوئی مقام تھوڑا سا ان کا ڈائلیوٹ ہو گیا تھا، کم از کم پچھلے 4 ہفتوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس نے محسن نقوی کا ایک بڑا پاورفل کم بیک کیا ہے۔ صحیح۔ تو اب ٹاکرا ہے بڑا زبردست۔ یہ جو تنقید ہے جو مریم نواز صاحبہ پر ہو رہی ہے، یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ اس لڑائی کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں، وہ جو اندر ایک گروپنگ بنی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں۔ اب حاوی کون ہوتا ہے، آخر میں آخری کہا کون لگاتا ہے،
لاسٹ لاف کس کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ میں نے ایسی ہیں جو اس میں نہیں کیسے ڈیلیٹ آؤٹ کر گیا ہوں, جو اس لڑائی کی جزیات کے حوالے سے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو ٹگ آف وار ہے اس میں معاملہ وہی ہے کہ جو پنجاب کی بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے فیصلوں میں, اور نون لیگ نے ایک پرایا بنا کر اپنے سرکلز میں جو تانے بازی کا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کام کیا ہے, تو پھر اس میں محسن نقوی کا ایک جو لمبا کریئر میڈیا میں گزرا ہے اور میڈیا کے ان کا فرینڈ سرکل بہت وسیع ہے, تو وہ شاید پراکسیز چل رہی ہیں. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.